नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के 30 नवंबर को होने वाले सामाजिक विज्ञान के बोर्ड के टर्म एग्ज़ाम फर्स्ट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 30 नवंबर को मंगलवार को कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का सीबीएसई बोर्ड का टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम होने वाला है और उस एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, जिनमें 4 विकल्प एक सवाल के दिए होंगे और 4 सवाल विकल्पों में से एक सही विकल्प हमें छांटना है। तो दोस्तों, कौन से वो क्वेश्चन हो सकते हैं, आज की ये वीडियो इसी बारे में है। तो ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। इसमें हम लगभग आधे सवालों को आज जानेंगे जो उन चैप्टर्स में से बनते हैं जो सीबीएसई बोर्ड के लिए सिलेबस में टर्म फर्स्ट में शामिल किए गए हैं। सारी की सारी किताबों के जो सारे चैप्टर्स हैं वो शामिल नहीं हैं, बल्कि कुछ ही चैप्टर्स ऐसे हैं जो 10वीं क्लास के बोर्ड के टर्म फर्स्ट में शामिल किए गए हैं। हिस्ट्री में पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। भूगोल में 2 चैप्टर हैं, संसाधन एवं विकास और जल संसाधन। इसके अलावा अर्थशास्त्र में भी 2 चैप्टर हैं, विकास का अर्थ और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसके अलावा राजनीति की यदि बात करें, लोकतांत्रिक राजनीति की, तो उसमें सत्ता की साझेदारी और लोकतंत्र वाले अध्याय शामिल किए गए हैं। तो इन अध्यायों में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको किसी न किसी रूप में 30 नवंबर को होने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, उन सवालों के बारे में हम इन वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। यदि आपने अपनी अब तक की वर्कशीट्स और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की हैं, तो आपको अपनी स्कूल में जो कंटेंट आपने पढ़ा है उनको इस वीडियो में समझने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी। एक तरीके का रिवीजन ही है ये उन क्वेश्चन के माध्यम से जो प्रीवियस वर्कशीट और ऑनलाइन क्लासेस में आपने अटेंड की होंगी। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग शुरू करते हैं उन सवालों का अध्ययन जो 30 नवंबर को 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को अपने सीबीएसई बोर्ड के टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। दोस्तों, मैंने जो क्वेश्चन तय किए हैं, चुने हैं, वो किताबों के हिसाब से और चैप्टर वाइज चुने हैं। तो पहला जो किताब है वो इतिहास की है और उसमें पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय है वह आने वाला है फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में। इस चैप्टर में जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को मैंने लघु क्वेश्चंस के माध्यम से, बहुत छोटे सवालों के माध्यम से उनको चुना है। हालांकि वहाँ पर आपको जो सवाल के जवाब मिलेंगे वो एमसीक्यू मिलेंगे, एक सवाल के 4 विकल्प दिए होंगे, लेकिन मैंने यहाँ 4 विकल्प वाला प्रकरण नहीं इस्तेमाल किया है। मैंने उन क्वेश्चन का सीधा जवाब लिखा है जो किसी सवाल के बनते हैं। अगर आपको सही सवाल का सही जवाब पता है तो बाकी के 3 उत्तर अपने आप मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि एक सवाल का एक ही सही जवाब होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ जिस विधि का इस्तेमाल किया है वो वन वर्ड आंसर के रूप में इस्तेमाल किया है, एमसीक्यू के रूप में नहीं। और इन्हीं सही जवाबों को आपको ध्यान रखना है अपने क्वेश्चन के दौरान। पहला सवाल है, यूटोपिया यानी कल्पनादर्श नामक चित्र किस फ्रांसीसी चित्रकार ने बनाया था? तो ये चित्र दोस्तों फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था और उसमें उसने विभिन्न देशों को उनकी राष्ट्रीय पोशाक और झंडे के रूप में चित्रांकित किया था। ये वो चित्र था जिसमें बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय प्रतीक की ओर बढ़े जा रहे हैं, और जो देश राष्ट्रीय प्रतीक की ओर ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं वो ज़्यादा सभ्य नज़र आते हैं, जबकि बाकी के जो देश हैं वो अभी स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हुए रूपों में दिखाए गए हैं। दूसरा सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 के दिन फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। 14 जुलाई 1789 को बास्टील के किले में आग लगा दी गई थी, और बास्टील के किले में आग लगाने की घटना से ही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो
फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग पादरी वर्ग था, दूसरा वर्ग अभिजात्य वर्ग था और तीसरा वर्ग कृषक वर्ग था। यह कृषक वर्ग 2 वर्गों में बटा हुआ था, स्वतंत्र कृषक वर्ग और बंधुआ मजदूर वर्ग। तो पहले जो 2 वर्ग थे, पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग, इनको जन्म के आधार पर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते थे और सबसे ज़्यादा बुरी हालत जो थी वो तीसरे वर्ग अर्थात कृषक वर्ग की थी। चौथा क्वेश्चन है कि क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज पर किस राजवंश का शासन था। तो फ्रांसीसी क्रांति से पहले या फ्रांसीसी क्रांति के समय भी फ्रांस पर बूर्बो वंश का शासन था और बूर्बो वंश का जो शासक था लुई 16, उसका शासन था फ्रांसीसी समाज पर, जो 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज में प्रतिनिधि सभा को किस नाम से जाना जाता था। तो फ्रांसीसी समाज में राजा के दरबार में जो एक प्रतिनिधि सभा होती थी, जो परामर्शदात्री सभा कहलाती थी, वो एस्टेट जनरल थी। अक्सर ये माना जाता था कि राजा की शक्ति जो थी निरंकुश नहीं थी और उसको एस्टेट जनरल के परामर्श के हिसाब से शासन करना होता था। तो यह वह संस्था थी जो राजा के अधिकारों पर अंकुश लगाती थी, लेकिन ये मात्र नाम मात्र की संस्था बनकर रह गई थी, क्योंकि 1789 में जब फ्रांस के राजा लुई 16 ने इसका अधिवेशन बुलाया, उससे पहले 1605 में इसकी सभा बुलाई गई थी। तो यह उतनी प्रभावी संस्था नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। ये राजा के इशारों पर नाचने वाली एक संस्था थी और राजा तभी इसका अधिवेशन बुलाता था जब उसको कुछ निर्णय लेने होते थे या कर लगाने के लिए स्वीकृति प्राप्त करनी होती थी पहले 2 वर्गों की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नेपोलियन की संहिता यानी कोड ऑफ नेपोलियन किस वर्ष लागू की गई थी। तो 1804 में नेपोलियन की जो संहिता थी वो लागू की गई थी। इस नेपोलियन की संस्था के अंतर्गत जो सुधार थे, जो जैकोबिन शासन के अंतर्गत किए गए थे, जैसे संपत्ति के आधार पर जो विशेषाधिकार थे उनको खत्म कर दिया गया, उन सब को रद्द कर दिया गया था और संपत्ति के आधार पर जो विशेषाधिकार थे उनको पुनः लागू कर दिया गया था और 1804 में ये संहिता लागू की गई थी। अगला सवाल दोस्तों जो बनता है क्वेश्चन नंबर 7, वो है किस युद्ध के परिणाम स्वरूप नेपोलियन का पतन हुआ। तो वाटरलू के युद्ध के परिणाम स्वरूप जो था वो 1815 में लड़ा गया, उसके परिणाम स्वरूप नेपोलियन का पतन हो गया था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा देश 1815 के वाटरलू युद्ध में नेपोलियन के खिलाफ बने संघ में शामिल नहीं था। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस या अमेरिका। और इस सवाल का जो जवाब है वह है अमेरिका, क्योंकि 1815 में नेपोलियन के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों ने, जिनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस शामिल थे खासतौर से, उन्होंने एक संघ बनाया था और उस संघ के परिणाम स्वरूप ही नेपोलियन की हार हुई थी 1815 के वाटरलू युद्ध में। तो इस सवाल का जो जवाब है वो है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका इसमें शामिल नहीं था। अगला सवाल है, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है वो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक का है। इस कथन से उसका यह मानना था कि यदि फ्रांस में कोई घटना घटती है तो धीरे धीरे उसका पूरे यूरोप में घटना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि फ्रांस को पूरे यूरोप की राजधानी माना जाता था और सारे अभिजात्य वर्ग फ्रांस के मॉडल को एक्सेप्ट करते थे, उसको फॉलो करते थे। ऐसे में अगर कोई घटना यूरोप में फ्रांस में घटती थी तो फ्रांस की देखा देखी वो पूरे यूरोप में ही घटती थी। अब फ्रांस में क्योंकि राजा को के विरुद्ध आम जनता ने विद्रोह कर दिया था, उसको गद्दी से हटा दिया था, की गर्दन काट दी थी, इस घटना से पूरे यूरोप के जो अभिजात वर्ग के लोग थे वो डरे हुए थे और फ्रांस जैसी घटना से बचने के लिए ही उन्होंने नेपोलियन को रोकने का प्रयास किया और 1815 में एक संघ बनाकर वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पराजित किया था। तो ये जो कथन है कि जब फ्रांस छींकता है पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ड्यूक ऑफ मेटरनिक का है। अगला सवाल जो बनता है वो है 1815 के वियना कांग्रेस सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो ड्यूक ऑफ मेटरनिक ने इस सम्मेलन की जो थी वो अध्यक्षता की थी। 11वां सवाल जो बनता है इस वर्कशीट में वह बनता है वियना संधि कब की गई थी। तो वियना की संधि 1815 ईस्वी में की गई थी और जो इसका उद्देश्य था उन तमाम सुधारों को रद्द करना था जो नेपोलियन के शासनकाल के दौरान किए गए थे। नेपोलियन के शासनकाल के दौरान जो सुधार किए गए थे, कोड ऑफ नेपोलियन लागू किया गया था, उसको रद्द कर दिया गया था। जो इस
नए प्रदेश नेपोलियन के शासनकाल में जीते गए थे उनको भी स्वतंत्र कर दिया गया था, और फ्रांस में जो बूर्बो वंश जैकोबिन क्लब के शासन के दौरान हटा दिया गया था उसको दोबारा स्थापित कर दिया गया था। कुल मिलाकर फ्रांस को 1789 की क्रांति से पहले वाले दौर में ही वापस लाना था, इस वियना संधि का उद्देश्य है। और इसका मकसद यही था कि अगर ये घटना फ्रांस में घटी है तो धीरे धीरे यूरोप में ना घट जाए, इसीलिए इस तरह की घटने से बचने के लिए ये व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो बनता है वह है एलए क्या था, ELLE। तो एलए जो था वो कपड़े को मापने की एक इकाई थी, और इसकी जो लंबाई थी वो समय घटना स्थान के साथ घटती बढ़ती रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 11 नाकाओं से होकर कोई कपड़ा अगर गुजरता था तो अलग अलग स्थानों पर उसे अलग अलग लंबाई के हिसाब से कर देना पड़ता था, और इस प्रकार उसकी जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो एलए जो था वो कपड़े को नापने की का एक पैमाना था क्रांति से पहले, और नेपोलियन के दौरान इस तरीके के जो आंतरिक शुल्क थे उनको समाप्त कर दिया गया था। अगला सवाल जो बनता है वो है 1834 में प्रशा की पहल पर जिस आर्थिक संघ की स्थापना की गई उसका नाम क्या था। तो दोस्तों 1834 ईस्वी में प्रशा के नेतृत्व में एक आर्थिक संघ की स्थापना की गई थी जिसका नाम जोल्वेराइन संघ था। इस जोल्वेराइन संघ ने मुद्रा के संबंध में कुछ सुधार किए और बहुत सारे जो आंतरिक शुल्क थे उनको समाप्त कर दिया गया। कहा जाता है कि पहले आंतरिक शुल्क 30 प्रकार के थे, उनमें से मात्र 2 को छोड़ दिया गया, बाकी सारे रद्द कर दिए गए। अगला सवाल है ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय के किस अर्थशास्त्री ने 1834 में अपने व्याख्यान में जोल्वेराइन द्वारा जर्मन राष्ट्र के आर्थिक एकीकरण की बात की थी। तो उस विद्वान का नाम जिसने 1834 ईस्वी में ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय के में पढ़ाते हुए जोल्वेराइन की प्रशंसा की थी वो था फ्रेडरिक लिस्ट। इसने बताया था कि जो लोग थे वो आर्थिक शब्दावली में सोचने लगे थे और आर्थिक सुधारों को वो जर्मनी के एकीकरण और राष्ट्रवाद के विकास का आधार मानने लगे थे। अगला सवाल जो बनता है वो है ज्यूसेपी मैज़िनी किस गुप्त संगठन का सदस्य बना था। तो 1830 के दशक में ज्यूसेपी मैज़िनी जो इटली के एकीकरण में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो कार्बोनेरी गुप्त संगठन का सदस्य बना था। अगला सवाल है किस स्थान पर क्रांति का नेतृत्व करने के कारण ज्यूसेपी मैज़िनी को बहिष्कृत किया गया था। तो लिगुरिया नाम की एक जगह थी इटली में, दक्षिण इटली में, जहां उसने एक क्रांति का नेतृत्व किया, और इस क्रांति के नेतृत्व में सफल नेतृत्व के कारण, हालांकि क्रांति तो असफल हो गई थी लेकिन उसका नेतृत्व सफल रहा था, उसके कारण उसको देश निकाला दे दिया गया, और जिसके कारण उसको अपना अधिकांश समय जो था वो अफ्रीका में बिताना पड़ा। अब अगला सवाल जो आता है वो है कि ज्यूसेपी मैज़िनी किन संगठनों की स्थापना की। तो उसने 2 संगठनों की स्थापना की थी, यंग इटली और यंग यूरोप। एक बर्न में की थी, एक मार्सेई में उसने की थी। तो 2 अलग अलग स्थानों पर उसने अलग अलग संगठनों की स्थापना की थी, और 1830 के दशक में जो नए युवा लोग थे जैसे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आदि, वो इस संगठन के सदस्य बने थे। लगभग 30,000 इन सदस्यों की संख्या पहुंच गई थी 1830 के दशक में। अगला सवाल है ज्यूसेपी मैज़िनी द्वारा स्थापित किया गया पहला क्रांतिकारी संगठन कौन सा था। तो यंग इटली जिसकी स्थापना मार्सेई में की गई थी वो ज्यूसेपी मैज़िनी के द्वारा स्थापित किया गया पहला क्रांतिकारी संगठन था। तो दोस्तों अगला सवाल जो बनता है सवाल नंबर 19 वो ये है कि 1830 में फ्रांस में जब संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई तो उसका पहला शासक कौन बना। तो इसका जवाब है 1830 में जो शासक बना लुई फिलिप। हम जानते हैं कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन जो वियना कांग्रेस हुई थी उसमें नेपोलियन के सारे सुधारों को रद्द कर दिया गया था और बूर्बो वंश को पुनः स्थापित कर दिया गया था। 1830 में जब फ्रांस में सुधार किए गए, नेपोलियन के सुधारों को रद्द किया गया, तो लुई फिलिप जो बूर्बो वंश का शासक था उसी को पुनः स्थापित कर दिया गया फ्रांस की गद्दी पर। मकसद क्या था? मकसद यही था कि फ्रांस में किसी घटना को जब कोई घटना घटती थी तो पूरे यूरोप में घटना उसका स्वाभाविक होता था, इसीलिए फ्रांस में उस दौर को पुनः स्थापित किया गया जो क्रांति से पहले था। यानी कि ये
सुधारों के ऊपर एक चोट का इशारा हमारे सामने पेश करता है। अगला सवाल है, 15वीं शताब्दी से यूनान किस साम्राज्य का अंग था? तो यूनान जो था वो 15वीं शताब्दी से ही ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा चलता हुआ आ रहा था, और उससे पहले ये तो जो था यूनानी संस्कृति का हिस्सा था। अगला सवाल है, किस संधि के तहत यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हुई? तो 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि के परिणाम स्वरूप यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की स्वीकृति प्राप्त हुई, और इसके परिणाम स्वरूप उसने अपनी खोई हुई प्राचीन संस्कृति, जो यूनानी संस्कृति कहलाती थी, उसको पुनः प्राप्त किया। अगला सवाल, किस सांस्कृतिक आंदोलन ने यूरोपीय राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यूरोप के राष्ट्रवाद में एक सांस्कृतिक आंदोलन ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसको रूमानीवाद कहा जाता था। जो रूमानीवाद लोग थे, वो लोग विज्ञान तर्क के स्थान पर लोगों की आम भाषा, संस्कृति और विचारधारा को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे, और उनका मानना था कि किसी राष्ट्र के निर्माण में विज्ञान, आधुनिकता से ज़्यादा जो योगदान है वो वहाँ के इतिहास, परंपराओं, संस्कृतियों का और विचारधारा का होता है। अगला सवाल, किस जर्मन दार्शनिक का मानना था कि सच्ची संस्कृति आम जर्मन लोगों में निहित है? तो योहान गॉटफ्रीड नाम का एक व्यक्ति था, जिसका ये मानना था कि सच्ची जो जर्मन संस्कृति है वो जर्मन की आम जनता के बीच बसती है। ये एक रूमानीवादी चिंतक था, और राष्ट्र के जन्म का आधार ये रूमानीवाद को मानता था, यानी कि वहाँ की विचारधारा, सोच समझ, रीति रिवाजों को ये राष्ट्र का आधार मानता था। अगला सवाल है, किस रोमानी कलाकार ने अपने ओपेरा तथा संगीत के माध्यम से राष्ट्रीय संघर्ष का गुणगान किया एवं पोलेनेस तथा माजुरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया? तो ऐसे व्यक्ति कैरोल कुरपिंस्की थे। इन्होंने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए संगीत का सहारा लिया और बहुत सारे नृत्यों को, म्यूजिक को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में परिवर्तित कर दिया। प्यारे बच्चों, जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आता है यूरोप में राष्ट्रवाद के अध्याय से, वो है कौन दो जर्मन भाई लोक कथाएं इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के अपने प्रयासों को वे फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे? तो ऐसे दो भाई थे जिनको ग्रिम बंधु हम कहते हैं, या ग्रिम्स बंधु कह सकते हैं। एक थे जैकब ग्रिम और दूसरे थे विल्हेम ग्रिम। इनका मानना था कि इन्होंने जो जर्मन संस्कृति थी, भाषा थी, उसको विकसित किया, और क्योंकि जर्मनी के ऊपर फ्रांस का वर्चस्व था, तो फ्रांस का विरोध करने के विरोध के प्रतीक के रूप में इसे देखा। अगला सवाल है, किस उदारवादी राजनीतिज्ञ ने स्त्री पुरुषों के असमान अधिकारों तथा जिम्मेदारियों पर बल दिया? तो कार्ल वेलकर नाम के एक विद्वान थे, जो उग्र उदारवादी माने जाते थे। इनका मानना था कि कुदरत ने स्त्री और पुरुषों को अलग अलग बनाया है। स्त्रियों का काम घर की चारदीवारी के भीतर रहकर घर का कामकाज देखना है, जबकि पुरुषों का काम साहसिक कार्यों को करना है। तो इस प्रकार कार्ल विल्हेम ने स्त्री एवं पुरुषों के अलग अलग जिम्मेदारियों को और जो फिजिकल डिस्टेंस था उनकी बात की। अगला सवाल है, किस महिला राजनीतिज्ञ ने एक महिला पत्रिका का प्रकाशन किया तथा एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की व्यवस्था की थी? तो लुइजे ऑटो पीटर्स थी ऐसी महिला जिन्होंने स्त्री पुरुषों के समान महत्व की बात की, और उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया और एक राजनीतिक संगठन की स्थापना भी की थी। अगला सवाल है, फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब किया गया था? तो 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया था प्रशा में। अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किस राज्य ने किया था? तो प्रशा वह राज्य था जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था, और जर्मनी का जो एकीकरण किया गया था वो इस आधार पर किया गया था कि जर्मनी जितने भागों में बटा हुआ था उनमें एकमात्र जर्मन भाषा ही ऐसी थी जो उनके एकीकरण का आधार बन सकता था। अगला सवाल है, एकीकृत जर्मनी का प्रथम राजा कौन था? तो विलियम
विक्टर इमैनुअल द्वितीय था, जो जर्मनी का पहला शासक बना था एकीकृत होने के बाद। विक्टर इमैनुअल द्वितीय, यहाँ आपको लिखा नहीं दिख रहा है दोस्तों, किसी गलती की वजह से छूट गया है, लेकिन विक्टर इमैनुअल द्वितीय आपको याद रखना है, राजा का नाम था। अगला सवाल जो बनता है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हो गया था। प्यारे बच्चों, अगला सवाल जो हमारे सामने निकल कर आता है वो है, इटली के एकीकरण का नेतृत्व किस राज्य ने किया था? तो सार्डिनिया पिडमोन था ऐसा पहला राज्य जो जर्मनी के एकीकरण में जिसने नेतृत्व किया था। जर्मनी के एकीकरण में इटली के एकीकरण से पहले, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये इटली से संबंधित है। 32वां सवाल, इटली के एकीकरण से पहले इटली करीब 7 राज्यों में बटा हुआ था और उनमें अलग अलग वंशों के लोग राजा शासन करते थे। एकमात्र सार्डिनिया पिडमोंट ही राज्य था जहां इटली का कुछ भाषा का प्रयोग किया जाता था, और जो मैज़िनी था वो ये चाहता था कि इटली के का जो एकीकरण है वो सार्डिनिया पिडमोंट के नेतृत्व में होना चाहिए। इसीलिए उसने सार्डिनिया पिडमोंट को ही इसलिए तैयार किया कि यहाँ इसके माध्यम से जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण हो सके। अगला सवाल है, इटली के किस राजनीतिज्ञ ने फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक संधि की जिसके परिणाम स्वरूप सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बल को पराजित कर सका? तो काबूर था वो व्यक्ति, काउंट काबूर, जिसने इटली के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और फ्रांस के साथ उसने एक कूटनीतिक संधि की। इसी संधि के कारण ऑस्ट्रिया को 1859 में हरा सका था सार्डिनिया पिडमोंट। अगला सवाल, दक्षिणी इटली में एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का जवाब है गैरीबॉल्डी। तो गैरीबॉल्डी, जोसेपी गैरीबॉल्डी वे व्यक्ति था जिसने दक्षिणी इटली में एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला सवाल जो बनता है इस अध्याय में वो ये है कि दक्षिणी इटली में रेड शर्ट्स नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो दक्षिणी इटली में जो रेड शर्ट्स नामक संगठन की स्थापना की गई थी वो जियोसेपी गैरीबाल्डी के द्वारा की गई थी। इस संगठन का जो वास्तविक नाम था वो एक्सपेडिशन ऑफ 1000, यानी जिसका 1000 लोगों का अभियान था। इसकी स्थापना उसने इटली को एकीकृत करने के उद्देश्य से की थी 1830 के दशक में, क्योंकि वो ये मानता था कि क्रांति के द्वारा ही इटली को एकीकृत किया जा सकता है। दोस्तों, अगला सवाल है, एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित किया गया था? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको ध्यान रखना है। अक्सर वर्ष पूछा जाता है कि एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित किया गया था? 1707 में ही पारित किया गया था। और अगला जो सवाल है वो क्या था, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक्ट ऑफ यूनियन किन देशों के बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन किया गया था। वर्तमान समय में हमारा जो इंग्लैंड है दोस्तों वो 3 भागों में बटा हुआ है, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। और इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड को जब हम इकट्ठा मिला देते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन बनता है। 18वीं शताब्दी से ही ये तीनों हिस्से इंग्लैंड का हिस्सा हैं, और जब इंग्लैंड ने इन दोनों देशों पर, स्कॉटलैंड पर और आयरलैंड पर अधिकार किया था तो विभिन्न अभियानों के द्वारा इनको शामिल किया गया था। स्कॉटलैंड को जब इंग्लैंड में शामिल किया गया तो 1707 के एक संधि साइन की गई थी जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन। इसके परिणाम स्वरूप जो स्कॉटलैंड था वो इंग्लैंड का अभिन्न अंग बन गया था। अभी आपको एक और उदाहरण देता हूँ कि सन 2011 में स्कॉटलैंड के लोगों से ये बात जानने के लिए कि क्या वो इंग्लैंड में ही रहना चाहते हैं अथवा इंग्लैंड से अलग होना चाहते हैं, वहाँ पर एक रायशुमारी की गई, लोकमत किया गया। लेकिन वहाँ के लोगों ने इंग्लैंड से अलग होने पर नाराज़गी जाहिर की और इंग्लैंड के साथ रहना ही अपनी इच्छा को जाहिर किया। तो 1707 में स्कॉटलैंड इंग्लैंड का हिस्सा बना था और आज तक वह इंग्लैंड का ही हिस्सा है। अगला सवाल, 1708 में आयरलैंड में यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में होने वाले असफल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वॉल्फ टाउन नाम का एक व्यक्ति था जिसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोस्तों, 39वां सवाल कि राष्ट्रवाद के दौरान राष्ट्र की अभिव्यक्ति किस रूप में की गई? तो नारी के रूप में की गई थी। राष्ट्रवादी विकास के दौरान जब राष्ट्र को चित्रों के रूप में गढ़ने की आवश्यकता महसूस की गई तो राष्ट्र की प्रतीकों की प्रतिमा को स्त्री के रूप में बनाया गया। मारियान किस देश की राष्ट्रीय छवि है? ये अगला चित्र है। अगला सवाल है, तो फ्रांस की जिस देवी के रूप में
बनाया गया वो मारियान के रूप में बनाया गया। अगला सवाल है जर्मेनिया किस देश की राष्ट्रीय छवि है? तो जर्मेनिया जर्मनी की राष्ट्रीय छवि है। अपनी लोकप्रिय जो छवि में इसकी बनाई गई थी जर्मेनिया की, वो राइन नदी पर पहरा देते हुए बनाई गई थी। अगला सवाल इसी से संबंधित है। जर्मेनिया गार्डिंग द राइन नामक चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो लॉरेंस क्लासेन द्वारा यह चित्र बनाया गया था, जिसमें जर्मेनिया को राइन नदी पर पहरा देते हुए दिखाया गया था, जिसके सिर पर बलूत के पत्तों का मुकुट था और हाथ में तलवार थी। ये जर्मनी का एक लोकप्रिय चित्र था, जिसको प्रदर्शन के लिए विभिन्न स्थानों पर लगाया गया था, ताकि लोग अपने आप को आत्मसात कर सकें, एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कर सकें कि वे अब एकीकृत राष्ट्र का हिस्सा हैं। अगला सवाल, दी फॉलन जर्मेनिया यानी जर्मेनिया का हताश नामक चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो ये जूलियस ह्यूबनर द्वारा बनाया गया था। इस चित्र में राइन नदी पर पहरा देते देते थकी हुई जर्मेनिया को लेटे हुए रूप में दिखाया गया था, जैसे वो थक गई हो पहरा देते हुए। अगला सवाल जो बनता है वह है 19वीं शताब्दी में यूरोप में तनाव का क्षेत्र कौन सा था? तो 19वीं शताब्दी में तनाव का क्षेत्र जो यूरोप में था वो बल्कान क्षेत्र था। अगला सवाल, बल्कान क्षेत्र के निवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो दोस्तों बल्कान में वैसे तो बहुत सारे देश एक साथ बसे हुए थे, जैसे कि यूनान, हर्जेगोविना, बहुत सारे देश थे जहाँ बसे हुए थे, और उनको के लिए जो एक सामान्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता था वो था स्लाव, और इन लोगों के बीच सांस्कृतिक विविधता बहुत थी। अगला सवाल जो यूरोप में राष्ट्रवाद के अध्याय से लिया गया है और इस अध्याय का अंतिम सवाल बनता है वह है बल्कान क्षेत्र की होड़ का क्या परिणाम हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो दोस्तों 20वीं शताब्दी में 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के रूप में बल्कान की होड़ का परिणाम निकल कर आया, क्योंकि बल्कान के क्षेत्र में जो संघर्ष यूरोपीय ताकतों के बीच शुरू हुआ था अधिक से अधिक ज़मीन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, वहाँ उसके परिणाम स्वरूप जो ये था प्रथम विश्व युद्ध वो लड़ा गया। तो बल्कान क्षेत्र की होड़ दुनिया को प्रथम विश्व युद्ध की दहलीज पर ले आई थी। ये इस सवाल का जवाब है। अब दोस्तों हम भूगोल की किताब की तरफ बढ़ रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने सवाल बने वो मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इनको पढ़कर लाभ उठाएंगे अपने एग्जाम में। अब भूगोल का जो अध्याय है वह पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास। इसका जो पहला सवाल हमारे सामने बनता है वह है कि वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं क्या कहलाती हैं? तो वे संसाधन कहलाती हैं। दूसरा सवाल है डैश और डैश किसी वस्तु को संसाधन बनाने में मदद करते हैं। तो प्रौद्योगिकी एवं समय दो ऐसे तत्व हैं जो किसी वस्तु को संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अगला सवाल है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैविक या तथा अजैविक। इनको जैव तथा अजैव भी कहा जा सकता है। अगला सवाल है समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? समाप्यता अर्थात जो समाप्त होते हैं। तो समाप्यता के आधार पर हम संसाधनों को दो भागों में बांट सकते हैं, नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण योग्य संसाधन। नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार इस्तेमाल करने के बाद ही समाप्त नहीं होते, जबकि अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार यदि हम उपयोग करें तो एक बार उपयोग करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं, दोबारा के लिए नहीं बच पाते हैं। अगला सवाल दोस्तों बनता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, निजी तथा सामुदायिक। निजी वे होते हैं जिनके ऊपर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, और सामुदायिक वे जिसके ऊपर पूरे समुदाय का अधिकार होता है और सभी समुदाय के लोग उसका इस्तेमाल मिलजुल कर करते हैं। अगला सवाल, राष्ट्रीयता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो राष्ट्रीयता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो समुद्री सीमा में 200 किलोमीटर की दूरी से आगे होते हैं, बसे होते हैं, और ये किसी देश की भौगोलिक सीमा से इतने दूर होते हैं 200 किलोमीटर कि इस पर उस देश का अधिकार नहीं माना जा सकता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्वीकृति से इनका प्रयोग मानवीय भलाई के लिए किया जाता है। अगला सवाल दोस्तों जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, धरती सबकी ज़रूरतों को तो पूरा कर सकती है परंतु किसी अकेले व्यक्ति के लालच को नहीं। कथन किसका है? तो ये कथन महात्मा गांधी का है। उनका मानना था कि हमारी धरती
इतने संसाधन के पास इतने संसाधन है कि वो सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन अगर लालच की बात करें तो किसी एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने में भी असमर्थ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो अंतिम सवाल है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं वो 55वां सवाल है, और वो है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार सोच समझकर करना चाहिए कि ये संसाधन वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सके, साथ ही भावी पीढ़ी के उपयोग के लिए भी सुरक्षित बचे रहें। संसाधनों के उपयोग की यह अवधारणा क्या कहलाती है? तो यह सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास कहलाती है। इसका मतलब ये होता है कि हमें संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि वो संसाधन हमारी वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करें और बचे भी रहें, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ भी उनको इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी वीडियो का पहला भाग था। ये हमारी वीडियो का पहला भाग था जिसमें हमने 55 सवालों का अध्ययन किया जो बोर्ड के फर्स्ट टर्म में आपको दिखाई दे सकते हैं। अगली वीडियो में हम बाकी के सवालों का अध्ययन करेंगे और उसी वीडियो में हम इन तमाम सवालों का भी अंत कर लेंगे जो बोर्ड के प्रथम टर्म में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बहुत जल्दी आपके सामने वीडियो का दूसरा भाग लेकर मैं उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।